वेव वाइंडिंग की शर्तें क्या क्या है आपकी? सबसे पहली शर्त क्या है? फ्रंट पिच और बैक पिच लगभग पोल पिच के बराबर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है इसके अंदर ये? फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों का मान विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है ये कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए बैक पिच और फ्रंट पिच का मान या तो समान होगा या उसके अंदर दो का अंतर होगा। ये दो का अंतर आपके प्लेक्स के साथ बढ़ता जाएगा। अगर आपकी सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो ये अंतर दो होगा, अगर आपकी डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो ये अंतर दो इंटू दो कितना हो गया? चार। ट्रिप्लेक्स है तो दो इंटू तीन, जितने प्लेक्स है उतने प्लेक्स से ये गुणा होता जाएगा और उतना अंतर ये बढ़ता जाएगा। या तो समान रखिए या इनका अंतर आपको दो या उसके गुणक के अंदर रखना है। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है इसमें? एवरेज पिच का फॉर्मूला दिया हुआ है। एवरेज पिच का फॉर्मूला दो है यहाँ पर। पहला है बैक पिच और फ्रंट पिच। ये फ्रंट पिच है, ए लिखा हुआ है, वहां एफ आएगा। ठीक है। तो मैंने सही नहीं किया क्या? बड़ा हो गया क्या? ठीक है। ठीक है, बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों को जोड़कर उसमें अगर दो का भाग लगाए तो आपका एवरेज पिच निकल के आता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर प्लस माइनस टू इंटू प्लेक्स अपॉन नंबर ऑफ पोल। ठीक है, इसका आगे देखिए, इसी का रूप दिया हुआ है जेड। नंबर ऑफ कंडक्टर को क्या बोलते हैं हम? जेड बोलते हैं ना। तो जेड प्लस माइनस टू इंटू जो भी प्लेक्स होगा वो इससे गुणा हो जाएगा। अगर सिंप्लेक्स है तो एक से, डुप्लेक्स है तो दो से, ट्रिप्लेक्स है तो तीन से, और अपॉन पी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। चलो इसको छोड़ो, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है इसी फॉर्मूले को आपके प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग दोनों के लिए दिया हुआ है। लेकिन प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी तो ये फॉर्मूला आपका कैसे होगा? जेड प्लस दो अपॉन पी, अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। अगर आप रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कर रहे हो तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका? माइनस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेम फॉर्मूला है एवरेज पिच के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट के रूप में। अभी तक हमने किस किस के अंदर देख लिया? बैक पिच और फ्रंट पिच अगर हमें ज्ञात है तो एवरेज पिच निकालने का फॉर्मूला देख लिया। अगर नंबर ऑफ कंडक्टर और पोल ध्यान है तो हमें एवरेज पिच निकालने का फॉर्मूला देख लिया। अब अगर हमें कम्यूटेटर सेगमेंट पता है तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका? नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट प्लस माइनस एम। एम यहां पर क्या है? मल्टीप्लेक्स, जितने प्लेक्स होंगे उतने से गुना होगा, अपॉन पेयर ऑफ पोल। पेयर ऑफ पोल का मतलब जितने भी पोल है उसके अंदर अगर दो का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? पेयर ऑफ पोल। तो इसी को आगे देखिए लिखा हुआ है सी। सी यहाँ पर कम्यूटेटर खंडों की संख्या है, एम यहाँ पर वाइंडिंग के प्लेक्स है, और पी यहाँ पर क्या है? पोल है आपके। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं एवरेज पिच निकालने के। अगर आपको कम्यूटेटर कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या पता है तो भी एवरेज पिच निकाल सकते हो, अगर आपको चालकों की संख्या पता है तो भी निकाल सकते हो, और अगर आपको बैक पिच और फ्रंट पिच पता है तो भी आप एवरेज पिच निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के। तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपने लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटर पिच और औसत पिच दोनों क्या होते हैं इसके अंदर? बराबर होते हैं आपके। तो कम्यूटेटर पिच से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर एक ही वाइंडिंग के दो सिरों के बीच में जितने कम्यूटेटर सेगमेंट आएंगे वो क्या कहलाएगा आपका? कम्यूटेटर पिच कहलाएगा ना। जैसे कि
ये वाइंडिंग है आपकी, इसके दो सिरे निकले हुए होंगे और ये किस पे जुड़ेंगे, आपके कम्यूटेटर सेगमेंट पे जुड़े हुए होंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला आपका सिरा 2 नंबर सेगमेंट पे जुड़ा हुआ है और तीसरा आपका 4 पे जुड़ा हुआ है। तो कम्यूटेटर पिच कितना हो गया आपका, 4 माइनस 2, कितना हुआ, 2 सेगमेंट। तो औसत पिच और कम्यूटेटर पिच आपके इसमें क्या होते हैं, 2 होंगे। और किसके रूप में, ये कम्यूटेटर सेगमेंट के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रिजल्टेंट पिच दिया हुआ है। रिजल्टेंट पिच का फॉर्मूला यहाँ पर है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। अगर इसको जोड़ दे तो हमारा क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट पिच निकल के आएगा। नेक्स्ट है आपका ये जेड वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसी को मॉडिफाई करके जेड की वैल्यू निकाली हुई है। देखिए कैसे निकाली हुई है, आपका फॉर्मूला क्या था, वाई ए इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस 2 अपॉन पी होता है। तो अब मैं इस पी को क्या कर रहा हूं, क्रॉस गुणा कर कहां ले जा रहा हूं, ऊपर की ओर। तो यहां पर क्या हो गया, वाई ए इंटू पी किसके बराबर हो गया, आपके जेड प्लस माइनस 2 के, यही हुआ ना। और जब मैं इस वाले पोर्शन को उठा के बराबर के इधर ले जाऊंगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, जेड इज इक्वल टू पी इंटू वाई ए। पहले प्लस माइनस था तो अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका, ये वाला जो फॉर्मूला निकल गया है वो कहां से निकल गया है, इसी वाले फॉर्मूले से निकल गया है, ठीक है ना। तो इसको वहां ऐड कर, अगर करना चाहो कि ये फॉर्मूला कैसे आया है तो कर सकते हो, नहीं तो आगे चलते हैं। करना है ऐड आपको, क्या समझ गए, समझ गए ना, बाद में लिख लेना। आपका नेक्स्ट इसका शर्त जो है वो ये लिखी हुई कि सामान्य रूप से जब बाइंडिंग करते हैं तो जितने पोल होते हैं उतने ही ब्रशों का उपयोग करोगे, या यूं कह सकते हो कि जितने ब्रश का उपयोग करोगे आर्मेचर में उतने ही पोल उत्पन्न होंगे। सामान्यतः हमने देखा होगा कि 2 ब्रश ही यूज करते हैं हम। तो दो आपके जितने भी आर्मेचर होंगे उसमें जनरली कितने पोल बनेंगे, 2 पोल ही बनेंगे, एन और एस। अगर वहां पर 4 ब्रश है तो वहां पर कितने पोल बनेंगे आर्मेचर में, 4 पोल बनेंगे, ठीक है। तो जितने ब्रशों की संख्या बढ़ाओगे उतना क्या होगा, आपको पोल की संख्या उस आर्मेचर में बढ़ती जाएगी। और जो ब्रश होते हैं उनको हमेशा हम ऐसी कंडीशन कहां रखना होता है कि जहां पर स्पार्किंग कम से कम प्राप्त हो, वहां सेट करते हैं ना। और स्पार्किंग कम से कम कहां प्राप्त होती है हमें, एमएनए पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर। वही ऐसी जगह है जहां पर स्पार्किंग प्राप्त नहीं होगी आपकी, या स्पार्किंग नहीं होगी कम्यूटेटर के ऊपर। तो हम जो ब्रश की जगह है वो इस प्रकार से सेट करते हैं कि वो एमएनए यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर रहे, जहां पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर क्या होता है, वहां पर कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो, है ना। तो यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका है ब्रश कम से कम एम खंडों के कवर करने के लिए पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए। जो ब्रश की चौड़ाई है वो प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो एक कम्यूटेटर सेगमेंट को वो छुएगी। अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो आपके एक ब्रश 2 कम्यूटेटर सेगमेंट को छुएंगे। और अगर आपकी ट्रिपलेक्स वाइंडिंग है तो आपके ब्रश 3 कम्यूटेटर सेगमेंट को छुएंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ शर्तें हैं या कुछ आप सिद्धांत मान सकते हो। जब भी आपको वेव वाइंडिंग करनी है तब आपको इन शर्तों को पूरा करना होता है, नहीं तो आपकी क्या होगी, वाइंडिंग गलत हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इसका कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैसे इसकी वैल्यूज निकालेंगे और कैसे इसका डायग्राम डेवलप होगा। तो उदाहरण के रूप में आपको ये उदाहरण लिखा हुआ है, देखिए सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। जो नए आए हैं वो लिख लीजिए उदाहरण आपका, जो पहले लिख चुके हैं वो ठीक है, और जो नए आए हैं वो उदाहरण लिख लीजिए। उन्हीं फॉर्मूले से हम इसको यूज करेंगे। देखिए हमें कोई भी वाइंडिंग डेवलप करने के लिए बैक पिच और फ्रंट पिच निकालना होता है और एक कम्यूटेटर पिच भी निकालना होता है। ये 3 चीजों की हमें आवश्यकता है, बैक पिच, फ्रंट पिच और कम्यूटेटर पिच। अगर ये तीनों हमें मिल गए हैं तो हम वाइंडिंग डायग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है,
कुंडलियों की संख्या दी हुई है, क्या निकाला हुआ इसके अंदर, कुंडलियों की संख्या सेगमेंट की संख्या के बराबर होगा। तो देखिए ये कैसे निकला, ये आपको नियम पहले स्टार्टिंग में जब लैप वाइंडिंग पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाइंडिंग अगर आप डबल लेयर वाइंडिंग कर रहे हो तो डबल लेयर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, आपके जितने स्लॉट्स होंगे उतने की उतनी क्या होगी वहां पर कॉइल्स होगी। तो यहाँ देखिए स्लॉट कितने नजर आ रहे हैं आपको, 7 नजर आ रहे हैं, तो कॉइल्स की संख्या कितनी होगी आपकी यहाँ पर 7, देखिए यहाँ 7 ही लिखी हुई है ना। और इसी प्रकार से ये कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या भी क्या होती है, आपके कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है अगर आपके डबल लेयर वाइंडिंग है। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहें तो ऐसे लिखिए कि कुंडलियों की संख्या किसके बराबर है, सेगमेंट के बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुंडलियों की संख्या आपके डबल लेयर में स्लॉट की संख्या के बराबर होगी, है ना। तो उससे निकल के आया आपके कुंडलियों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 7। अब कुंडलियों की संख्या आपको निकल के आ गई तो उससे नंबर ऑफ चालक यानी आपके कंडक्टर्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कॉइल में कितने कंडक्टर होते हैं आपके 2, तो 7 कॉइल के अंदर कितने कंडक्टर होंगे 14। तो यहां पर देखिए आपको 14 कंडक्टर निकाले हुए, ये देखिए 2 इंटू 7, ये चालक है, चालक लिखना, ठीक है। सब जिसने गलत लिख रखा है सब सीधे सही कर लेना, ठीक है। तो यहां पर कितने चालक निकल के आए, 14 चालक। तो जेड का मान हमें यहां से क्या मिल गया, ये वैल्यू किसकी है, जेड की। तो जेड इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारे पास 14। नंबर ऑफ पोल कितने दिए हुए इसमें, 2 2 दिए हैं ना। तो अब मैं क्या एवरेज पिच निकाल सकता हूं इसका, एवरेज पिच का फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज पिच का फॉर्मूला है जेड प्लस माइनस 2 अपॉन पी होता है ना। तो मेरे को जेड पता है, पी पता है, तो एवरेज पिच निकाल सकता हूं। अच्छा मैंने यही चीज निकाली यहाँ पर, एवरेज पिच निकाला, जेड प्लस 2 रखा एक बार अपॉन 2। ये किस कंडीशन में, अगर वाइंडिंग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो प्लस रखते हैं, तो देखिए मैंने प्लस रखकर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का एवरेज पिच निकाला, वो कितना है आपका 8। ये किसमें आया 8 चालक के रूप में, ये वैल्यू किसमें निकल रही सारी चालकों के रूप में। तो 8 चालक आपके यहाँ पर दूरी एवरेज पिच का मान कितना है 8 चालक के बराबर है। अगर मैं रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग करता हूं तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस प्लस की जगह क्या होगा माइनस तक नहीं आएगा। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, रिट्रोग्रेसिव कंडीशन में एवरेज पिच का मान कितना हो गया आपके 6 चालक। अब बात करते हैं अपन फ्रंट पिच की और आपके बैक पिच की। देखिए फ्रंट पिच का और बैक पिच का मैंने कोई फॉर्मूला आपको अभी वेव वाइंडिंग के अंदर नहीं लिखाया है ना। तो इसको निकालने का तरीका यहाँ दिया हुआ है। देखिए एवरेज पिच आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अभी मैं वाइंडिंग ले रहा है कि मैं वाइंडिंग कौन सी कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो यहाँ यही दिया हुआ है कि वर्धशील या प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए एवरेज पिच कितना है आपका 8 है। तो इस 8 का मान इस फॉर्मूले में रखिए, ठीक है। तो इस 8 का मान इस फॉर्मूले में नहीं, आपका एवरेज पिच का एक फॉर्मूला और क्या होता है, वाई ए इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ बटेवा 2 होता है। ये भी अपन ने ऊपर देखा था फॉर्मूला कि एक दूसरा फॉर्मूला आपका बैक पिच और फ्रंट पिच के साथ रिलेशन देता हुआ एवरेज पिच का निकालने का फॉर्मूला ये है। अभी एवरेज पिच का मान कितना है मेरा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कर रहा हूं तो 8, ये 8 इधर है तो इसको इधर सेंड कर दूंगा, तो यहाँ 8 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ 2 इंटू 8 किसके बराबर हो गया, ये 16 के। 16 किसके बराबर है, बैक पिच और फ्रंट पिच के योग के बराबर। तो ये यहाँ पर ये 16 इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ। ये देखिए फॉर्मूला भी मैंने इसके अंदर आपको इसके अंदर कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख के दिखाया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपका 16 इजिकल टू वाई बी प्लस वाई एफ कहां से निकल के आया, इस फॉर्मूले से निकल के आया, जबकि मैंने वाइंडिंग क्या मानी प्रोग्रेसिव मानी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या लिखा हो, वाई बी माइनस वाई एफ इजिकल टू 2,
ये कहां से आया, ये मैंने एक लाइन लिखाई थी ऊपर कि सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग के लिए बैक पिच और फ्रंट पिच का मान या तो समान होगा या इनका अंतर क्या होगा, 2 होगा। तो मैंने यहाँ पर माना कि इसका अंतर कितना है आपका, 2 माना है। तो मैंने यही चीज जो हिंदी में लिखी उसको फॉर्मूले के रूप में लिखी, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई आपकी, 2 के, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। ये कहां से निकल गया है, ऊपर वाली जो मैंने शर्तें बताई थी उससे निकल गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जोड़ देता हूं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ने के लिए मैं यहाँ लिखता हूं, तो वाई बी प्लस वाई एफ किसके बराबर है आपके, 16 के। और नेक्स्ट क्या था, वाई बी माइनस है वाई एफ के, ये किसके बराबर आ रहा है, 2 के। दोनों समीकरणों को जोड़ने पे, समीकरणों का जोड़ मैंने आपको बता रखा है, ये दोनों वाई बी जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2 वाई बी हो जाएंगे, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, और यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस में तो क्या हो जाएंगे, 18। और जब इसको आप इधर क्रॉस गुणा करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 9। तो यहाँ पर वाई बी का मान देखिए 9 आ रहा है आपके, ठीक है। इस 9 का मान आप किसी भी एक समीकरण में रखिए, इसमें रखिए भले इसमें रखिए। मान लीजिए आप सेकंड नंबर, आपके पहले नंबर जो पहले नंबर का समीकरण है उसमें 9 का मान, यानी यहाँ वाई बी का मान क्या रख दीजिए, 9 रख दीजिए। और 9 को जब आप इधर ट्रांसफर करके ले जाओगे तो 16 माइनस क्या होगा, 9, 16 माइनस 9 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 7। तो वो किसके बराबर होगा, आपके फ्रंट पिच के। तो यहाँ पर फ्रंट पिच कितना आ रहा है आपका, 7। तो इसको आप सही सिस्टमेटिक रूप से उतार लीजिए पहले, जिससे तो हमारे यहाँ पर बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों यहाँ निकल के आए हैं जब हमने वाइंडिंग को क्या माना, प्रोग्रेसिव टाइप का मानकर करा। तो बैक पिच 9 और फ्रंट पिच 7 आया। इसी प्रकार से आपको रिट्रोग्रेसिव के लिए भी निकालना है। रिट्रोग्रेसिव में जो वैल्यू आपने यहाँ पर 8 रखी थी उसको 6 रखना है, सेम कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर बैक पिच का मान 7 आएगा और फ्रंट पिच का क्या आएगा आपका, 5 आएगा। तो सेम कैलकुलेशन जैसे इसमें की वैसे के वैसे इसमें करनी है, वैल्यू आ जाएगी। बस वाई ए का मान क्या रखना है, यहाँ पर आपको 6 रख के करना है। तो ये वैल्यू आपके आ गई, ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए और ये रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब मैं जो डायग्राम देखिए, अब मेरे पास बैक पिच आ गया, फ्रंट पिच आ गया, एवरेज पिच मेरे को पता है। तो एवरेज पिच ही मेरा क्या है, कम्यूटेटर पिच के बराबर है ना। तो मेरे को ये कह सकता हूँ कि कम्यूटेटर पिच भी मुझे यहाँ पर पता है ना। तो तीनों ही चीज मुझे पता पड़ गई है। तो अब मैं वाइंडिंग डायग्राम डेवलप कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वाइंडिंग डायग्राम डेवलप किया है, वो किसका किया हुआ है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग को मानते हुए। कि मैंने ये माना है कि मैंने वाइंडिंग कौन सी करी है, ये वाली रिट्रोग्रेसिव मान के थे। रिट्रोग्रेसिव के अंदर बैक पिच और फ्रंट पिच तो अलग होगा, मगर कम्यूटेटर पिच तो दोनों में समान होगा। तो इसलिए आप यहाँ बोल सकते हो कि बैक पिच क्या लेना है मेरे को 7, फ्रंट पिच क्या लेना है 5, और कम्यूटेटर पिच क्या लेना है मुझे 6 आया था ना। ये देखिए एवरेज पिच कितना आया मेरा, 6 आया ना। तो इसको कितना लूंगा मैं, 6 लूंगा। तो अब मेरे पास तीनों ही फॉर्मेट अवेलेबल है। अब मैं इससे डायग्राम डेवलप करता हूँ आपका। तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। डायग्राम डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, बैक पिच कनेक्शन और फ्रंट पिच कनेक्शन चाहिए। इसी सारणी के बेस पे हम बनाएंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको कि कंडक्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। आपकी जो जो वैल्यू आपको अभी निकाली वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। बैक पिच का मान है आपका 7, फ्रंट पिच का मान है आपका 5, और कम्यूटेटर पिच का मान क्या है आपका 6। ठीक है, कौन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन कंडक्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हम कोई भी वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं जब, तो कंडक्टर नंबर 1 से जो भी आपका बैक पिच का मान आया, कितना आया 7 आया। तो 7 को आप 1 में जोड़ दीजिए तो कितना आया आपका 8। तो अभी आपका कनेक्शन जो वाइंडिंग वायर चलेगा वो 1 नंबर कंडक्टर से चल के कहां तक जाएगा आपका, 8 नंबर कंडक्टर तक जाएगा। फिर
ये तो हो गया बैक पिच कनेक्शन। अब फ्रंट पिच कनेक्शन 8 से स्टार्ट होगा वापस, तो 8 प्लस, अब देखो पहले तो हमने लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर इसको माइनस कर रहे थे, इसमें क्या करना है आपको, प्लस ही करना है। तो प्लस कर दीजिए 5 को, फ्रंट पिच 5 है ना आपका, तो यहाँ 5 जोड़ दीजिए, कितना आया आपका 13। अब वाइंडिंग 13 तक चली गई, फिर वापस फ्रंट कनेक्शन होने के बाद वापस बैक कनेक्शन होते हैं, तो 13 से स्टार्ट होगा, 13 प्लस 7 कितना हो गया आपका 20। अब चूंकि कंडक्टर कितने हैं मेरे पास 14 ही है, तो 20 कंडक्टर कहां से लाऊं, तो 14 के बाद वापस गिनती 1 2 से स्टार्ट होगी आपकी, क्योंकि पूरा ये राउंडेड है ना, तो इसलिए वापस क्या होगा 14 के बाद जैसे 15 16 17 18 19 20, 20 देखोगे तो किस पे आ रहा है 6 पे आ रहा है, तो ये 6 नंबर कंडक्टर पे जाएगा। फिर 6 से आगे प्लस 5 करोगे तो कितने पे जाएगा 11 पर, 11 में प्लस 7 करोगे तो 18, 18 का मतलब क्या हो गया आपका 4, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9, यानी इधर इधर 7 जोड़ने और इधर इधर आपको 5 जोड़ने, जो संख्या यहाँ पर आ रही है वही आगे इधर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 से 8 पे जाएगा, और फिर 8 से 13 पर, 13 से ये 6 पे जाएगा, और 6 से फिर कंडक्टर किस पे जाएगा 11 पर, 11 से आपका 4 पे जाएगा, 4 से ये कहां जाएगा 9 पर, फिर 9 से 2 पर, 2 से 7 पर, 7 के बाद 14 नंबर पर, 14 नंबर से 5 नंबर पर, 5 नंबर के बाद 12 नंबर पर, 12 नंबर से 3 नंबर पर, 3 नंबर से 10 नंबर पर, और 10 नंबर से वापस किस पे आ गया 1 नंबर पे आ गया। यानी वाइंडिंग पूरी 1 से चालू हुई और 1 पर खत्म हो गई, तो अब वाइंडिंग यहीं रुक जाएगी, जहां से चालू की थी वहीं पर आ गई, वाइंडिंग वहीं खत्म हो गई। अब इससे आगे आपको टेबल नहीं बनानी। ठीक है, तो ये टेबल समझ में आ गई आपको, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। इसी टेबल के बेस पे ये वाली टेबल बनी हुई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 8 पर, तो देखिए यहाँ से 1 से 8 पर चल रहा है ना। फिर 13 से 6 पर, 13 से 6 का मतलब ये नीचे वाली टेबल आ गई आपकी 13 से 6 पर, है ना। 11 से 4 पर, 9 से 2 पर, ये सारे क्या दिए हुए इसके बैक पिच कनेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 5 से 12 पर, ये 5 से 12 पर, 3 से 10 पर, ये 3 से 10 के ऊपर। ठीक है, कोयल नंबर 1 2 3 7 कोयले डलेगी, टोटल 7 कोयले थी, सातों कोयलों के अंदर जो आपको जहां जहां जाना है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दे दी गई। ठीक है, ये स्लॉट्स के रूप में है, ये चालकों के रूप में है। अब देखते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट का देख रहे थे अपन, तो कम्यूटेटर सेगमेंट का से मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका एक कोयल अगर 1 नंबर कम्यूटेटर सेगमेंट पे जुड़ा हुआ है तो दूसरे नंबर की कहाँ जुड़ेगी वो चीज यहाँ बता रहा है। तो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट किससे निकल के आता है, ये दूरी आपके कम्यूटेटर पिच से निकल के आएगी। मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, कम्यूटेटर नंबर 1 से, टोटल कितने 7 है, तो कम्यूटेटर पिच कितना है आपका 6, 6 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 7। तो इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ 1 से कहां तक चले, एक यानी एक वाइंडिंग का एक सिरा तो आपके 1 पे जुड़ेगा और दूसरा किस पे जुड़ेगा 7 पे जुड़ेगा। अब उसके बाद 7 से नेक्स्ट वाइंडिंग चालू होगी आपकी, दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा 7 पे जुड़ेगा, दूसरा सिरा वापस 6 जोड़ो कितना हो गए 7 6 कितने हो गए 13। क्योंकि अपने पास 7 ही कम्यूटेटर है, 7 के बाद वापस 1 2 3 चालू हो जाएगा, तो 8 9 10 11 12 13, 13 किस पे आ रहा है आपके 6 नंबर पर, तो इसलिए ये कहां पर चलेगा 7 से 6 पर। फिर 6 में वापस 7 जोड़ो आप, कितना आया आपका 6 में 7 जोड़ोगे कितना आया 13 आ गया। तो अब आगे चलाओ इसको, तो ये कितना आ रहा है आपका, सॉरी 7 नहीं जोड़ना 6 जोड़ना है अपना, ये 6 है ना, मैं 7 गलत जुड़ा है ना, तो 12 12 आएगा। 12 अपने हाथ पे गिनो, 7 है टोटल, 7 के बाद 1 2 3 चालू हो जाएगा, 8 9 10 11 12, 12 किस पे आ रहे हैं 5 पे आ रहे हैं आपके, तो ये 5 हो गया। ठीक है, 5, फिर 5 में 6 जोड़ो कितना हो गया 11, 11 से वापस अपने हाथ पे गिनी, 7 से आगे 8 8 9 10 11, यानी 4 पे आ रहे हैं, तो ये 4 पे आ रहे हैं। इसी तरह से आप जोड़ोगे तो ये पूरी टेबल जहां से 1 से स्टार्ट गया है 1 पे वापस आना चाहिए, तो ये देखिए 1 पर आ गया वापस। इसी तरह से सब में 6 6 जोड़ते जाइए आपका। ये 6 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अपना कम्यूटेटर पिच कितना है 6, इसलिए। तो ये आपकी दूरी आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये 1 नंबर कोयल का
पहला सिरा 1 पे जोड़ना है और दूसरा सिरा 6 पे। 2 नंबर कॉइल का पहला सिरा आपका 6 पे जुड़ेगा और तीसरा नंबर का सिरा कहाँ जुड़ेगा आपका, सॉरी 7 पे, ये 7 पे जुड़ेगा और ये किस पे जुड़ेगा आपका 6 पे। तीसरी नंबर कॉइल का पहला सिरा आपका 6 पे जुड़ेगा और दूसरा सिरा किस पे जुड़ेगा 5 पर। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं इसमें। अब बस ये डायग्राम आप, ये सारणी आप बना लीजिए, क्योंकि इसी सारणी के बेस पे अपन आगे डायग्राम बनाने वाले हैं। फटाफट उतार लेते हैं इसका। डायग्राम डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले, अच्छा ये है आपका कंडक्टर के साथ डेवलपमेंट है, आप इसी को बनाइए। सबसे पहले ऐसे 7 स्लॉट्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाइए। ये 8 का मतलब आधा ज्यादा है वैसे। ऐसे 8 लाइनें खींच के ऐसे जगह खींच, ऐसे क्रॉस में लाइनें खींच दीजिए। पूरा पेज लेना, नया पेज, चाहो तो आड़ा बना लो पूरे पेज के अंदर, है ना। जैसे ये शीट है, कॉपी को आड़ी कर लो, ऐसे शीट नजर आ रही है ना, ऐसे कर लो। और उसके मिडल के अंदर आप ऐसे 8 स्लॉट के खींचिए। और प्रत्येक स्लॉट के बीच में ऐसी 2 लाइनें खींचिए, एक डार्क लाइन होनी चाहिए और एक डैश लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे 7 8 टोटल आप गैप ऐसे बनाएंगे। इसके बीच में ऐसे 2 बराबर बराबर लाइनें खींचनी है, एक डार्क एक डैश। एक डार्क, थोड़ा थोड़ा सा गैप रख के करना, एकदम पास पास मत करना। एक डार्क हो गई, एक डैश हो गई ऐसे, फिर दूसरा गैप हो गया, सॉरी ये डार्क हो गई और ये डैश हो गई। ठीक है, लाइनें खींचे फटाफट। उसके बाद नीचे की साइड या कम्यूटेटर सेगमेंट बनाना। 7 सेगमेंट है टोटल आपके, सातों सेगमेंट बनाइए। और जैसे इसमें दिया हुआ ना वैसे बनाना है। जैसे पहला सेगमेंट थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, फिर सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। और प्रत्येक सेगमेंट से ये वाली लाइन खींच देना मिडल में, ये वाली, ये वाली सातों लाइनें मिडल में खींच देना। ठीक है, यहाँ तक ऐसा कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। ये तो हमने स्लॉट बनाए हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कंडक्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना है और नंबरिंग करनी है हर कंडक्टर की। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है उसको 1 नंबर देना है,
उसके आगे डैश वाले को 2। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13 और 14, 14 कंडक्टर है। 14 कंडक्टर नंबरिंग डाल दीजिए। हो गया। तो हमने बात करी थी, हाँ ऊपर लिखे हुए हैं ना इसमें। जैसे पहला नंबर कंडक्टर, आपने हर स्लॉट के बीच में 2 कंडक्टर बनाए। पहला डार्क वाला पहला कंडक्टर हो गया, डैश वाला दूसरा हो गया, दूसरा डार्क वाला तीसरा हो गया, ऐसे। तो हमने बात करी थी हमारे पास 14 कंडक्टर होने चाहिए, तो यहाँ हमने 14 कंडक्टर दिखा दिए। डबल लेयर वाइंडिंग होनी चाहिए। डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब एक ही स्लॉट के अंदर 2 वाइंडिंग होनी चाहिए। एक वाइंडिंग ऊपर रहेगी और एक वाइंडिंग नीचे रहेगी। जो डैश वाली है वो वाइंडिंग नीचे है, और जो डार्क लाइन है वो वाइंडिंग ऊपर है। तो डबल लेयर वाइंडिंग हो गई। डैश और क्या देखना है इसके अंदर, स्लॉट की संख्या 7 होनी चाहिए। तो देखो आप, ये स्लॉट का मतलब क्या होता है, दो के बीच का गैप। तो देखिए पहला स्लॉट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 स्लॉट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इन स्लॉट के नंबरिंग भी डाल दीजिए आप नीचे की साइड। 1 2 3 4, ये वाला गैप क्या है, आपका स्लॉट है। इसी तरह से ये वाला गैप जो है वो स्लॉट है। ठीक है, तो ये नंबरिंग दिए हुए हैं। ये स्लॉट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। तो 7 स्लॉट हो गए, 14 कंडक्टर हो गए, 7 कम्यूटेटर सेगमेंट हो गए। तो अभी तक जो हमें डाटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वो का वही हमने यहाँ नोट किया है। अब इनके बैक पिच कनेक्शन और फ्रंट पिच कनेक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए बैक पिच कौन सा कनेक्शन है आपका, कम्यूटेटर सेगमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले कनेक्शन होते हैं, यानी ये ऊपर वाले, ये आपके बैक पिच कनेक्शन कहलाते हैं। और कम्यूटेटर सेगमेंट के साइड वाले जो कनेक्शन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके फ्रंट पिच कनेक्शन कहलाते हैं या फ्रंट कनेक्शन कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको सारणी बनवाई थी, अब सारणी पे देखिए, आप सभी सारणी निकालिए और अभी केवल डायग्राम को देखना, बनाना कोई मत। तो आपकी सारणी में देखिए बैक पिच कनेक्शन 1 नंबर से चल रहा है। तो देखिए मेरा फर्स्ट नंबर कंडक्टर यही है, 1 से चल रहा है, कहां तक जाना चाहिए उसमें, 8 तक। तो ये देखिए ये वाला कंडक्टर कहां से चला गया, ये 8 नंबर पे चला गया, हो गया 8 है। और जो मेरा पहली कोयल है उसका कम्यूटेटर पे जो स्टार्टिंग है वो कहां से होनी चाहिए, 1 नंबर कम्यूटेटर से स्टार्ट होना चाहिए आपकी सारणी में देखो। ठीक है, तो देखो ये कम्यूटेटर नंबर सेगमेंट 1 है, इससे देखो पहली मेरी जो वाइंडिंग है उसका पहला सिरा, ये पहला सिरा हो गया मेरा, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये यहां से चलकर यहां तक आपका डार्क लाइन में आएगा। अच्छा इसमें ये डार्क लाइन में दिया है जो कि गलत है, ये डैश लाइन में होना चाहिए अगला वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि एक सिरा आपने वाइंडिंग का कोई सा भी ऊपर की ओर रख दिया तो दूसरा सिरा कहां जाएगा, नीचे की ओर। तो ये वाला सिरा आपका अगर डार्क हो गया है तो ये वाला सिरा किस में जाएगा, आपका डैश लाइन में जाएगा। तो ये डैश लाइन में पूरा, ये इसमें प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये 13 नंबर 8 नंबर पे चला गया। 8 नंबर के बाद अब देखिए मेरा ये पूरी एक कोइल हो गई, ये कोइल हुई ना मेरी। तो इसका पहला सिरा 1 नंबर कम्यूटेटर पे जुड़ना चाहिए था, तो दूसरा सिरा कहां जुड़ना चाहिए था उसमें, देखो सारणी में 7 पर। तो ये देखो ये 7 नंबर पे जा रहा है, जा रहा है 7 नंबर कम्यूटेटर पे जा रहा है ना। तो ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन कंप्लीट है। अब मैं आता हूं आपके फ्रंट कनेक्शन के अंदर। फ्रंट कनेक्शन क्या बोलता है आपका, कि आपको 7 नंबर 8 नंबर से चलना है। सारणी में देखो, वहां मत देखो, सारणी में देखो, और कहां तक चलना है, 13 तक। तो देखिए फ्रंट कनेक्शन में 8 नंबर से चला, ये फ्रंट कनेक्शन नीचे वाले होंगे, और कहां तक चला गया, 13 पर। तो ये देखिए 13 नंबर पे गया ना कंडक्टर पे, है ना। और 13 से जो जुड़ा हुआ पहला सिरा है वो किससे जुड़ा जाना चाहिए, 7 नंबर कम्यूटेटर सेगमेंट पे जुड़ना चाहिए। आगे देखिए सारणी में आगे कम्यूटेटर सेगमेंट पे, तो 7 नंबर पे जुड़ा हुआ है ये।
तो यहाँ तक का कनेक्शन कंप्लीट 13 तक। अब ये 13 के बाद वापस किस पे आ रहा है, बैक कनेक्शन पे, ऊपर की साइड आ गया, ऊपर की साइड बैक कनेक्शन होंगे। बैक में देखो 13 से कहां पर जाना चाहिए, 6 पर। तो अब देखिए 6 मेरे इधर है, तो मैं ऐसे उल्टा नहीं ले जा सकता, सारणी हमेशा वाइंडिंग क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। तो मैं इसको इधर ले जाकर यहाँ लिख दिया मैंने 6 नंबर पे जा रहा है। और यही वाला वायर किससे आ रहा है, 13 नंबर से आ रहा है। तो ये देखो 13 नंबर से आ रहा है, क्योंकि ये डैश ये सॉलिड लाइन में था, तो नेक्स्ट इसका दूसरा सिरा किस में जाएगा, डैश लाइन में जाएगा। तो ये देखिए 13 नंबर का यहाँ डैश लाइन में आके किस पे गिर गया, 6 नंबर पर आ गया। ठीक है, 6 नंबर पे गिर गया। इसका पहला सिरा 7 नंबर पे जुड़ गया, दूसरा सिरा कहां जुड़ेगा इसका, 5 पर। तो ये देखिए 5 पे जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे ये वाइंडिंग आपकी 6 नंबर तक हो गई। 6 नंबर से अब ये कहां जानी चाहिए आगे बताओ, 11 पर। तो ये देखिए आगे कहां जा रही है, इसका फ्रंट कनेक्शन पे आ गया। फ्रंट कनेक्शन कहां जा रहा है, 6 से आपका ये रहा, 6 से 11 पे जा रहा है। ठीक है, 6 से 11 पे आ गया। फिर 11 से कहां जाना चाहिए, 4 पर। तो बैक कनेक्शन ये 4 पर, यहां इधर 4 दिखा दिया। और ये किससे आ रहा है आपका, 4 किससे आ रहा है आपका, कहां से 6 से आ रहा है, 11 से आ रहा है ना। तो ये 11 नंबर वाली वाइंडिंग ये आ रही है, और किस पे जानी चाहिए, 4 पे जानी चाहिए, ये 4 पे आ गई। ठीक है, 4 से ये कहां जाना चाहिए आपका, 9 पर। तो ये देखिए ये 9 पे जा रहा है, जा रहा है 9 से। ये कहां जाना चाहिए, 2 पर, इधर कर दिया। और ये देखिए 9 वाला सिरा 2 पर आ रहा है। 2 पे, 2 के बाद कहां जाना चाहिए, ये 7 पर। ये देखिए ये 7 पर जा रहा है, 7 से 14 पर। तो ये देखिए 14 नंबर पे जा रहा है। और 14 से ये इधर 5 दिखा दिया, इधर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है ना। तो नीचे देखिए अभी ये आ रहा नीचे, 14 से ये वाला आ रहा है ना, 14 से किस पे जाना चाहिए, 14 से 5 पर। ये देखिए 5 पर आए, 5 से आगे 12 पर, ये 12 पे आ गया। 12 से आगे 3 पर, ये नीचे की साइड है। तो ये किससे आ रहा है, 12 से आ रहा है ना। तो ये देखिए 12 से ही आ रहा है। ये किस पे जाना चाहिए, 3 पर, ये 3 पे चला गया है ना। 3 से आगे 10, ये 10 पे आ गया। 10 से आगे ये किस पे जाएगा, नीचे की साइड 1 पर। ये देखिए 1 पर आ गया। तो वाइंडिंग पूरी 1 से स्टार्ट करी थी, 1 पर आ गया है ना। इसके पहले सिरे दूसरे सिरे आपने कंप्यूटर सेगमेंट में जैसे मैंने बताया कि इसका पहली कॉइल ये बांधी थी मैंने, तो इसका पहला सिरा 1 पर और दूसरा सिरा 7 पर। तो ये 7 पे आ गया। इसी प्रकार से दूसरी कॉइल कौन सी होगी आपकी, ये वाली, सॉरी ये आगे वाली है ना। ये आगे से कहां जाएगा, ये इसका पहला सिरा तो 7 पे चला गया, दूसरा सिरा कहां जाना चाहिए इसका, 6 पर। तो ये देखिए 6 पर किधर से घूम के आएगा ये आपका, ये इधर से 6 पे गया। और ये 6 पर यहां से ये देखिए ये 6 पर आकर ये 6 नंबर पे आ गया है ना। तो ये जुड़ गया। ठीक है, पूरी सारणी से कनेक्शन करना आ गया, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। अब बनाओ। ये कंडक्टर के साथ था, ये कॉइल के साथ कनेक्शन दिया हुआ है कि पहले मेरे को कंडक्टर दिए हुए थे, अगर आप मेरे को कॉइल ले दिए तो उसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो देखिए कॉइल में कॉइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सातों कॉइलें नजर आ रही है आपको। कॉइल नंबर में एक सिरा आपने यहाँ डाला, तो दूसरा सिरा किस पे डलेगा आपके, 8 नंबर पे डलेगा। तो ये 8 नंबर पे डला हुआ, और इसके 2 सिरे निकले हुए हैं। 2 सिरे देखिए, पहला सिरा ये रहा, और दूसरा सिरा आपका ये वाला, ये दोनों ही है। तो अब इससे कनेक्शन में 1 नंबर पे करूंगा, तो यहां से वायर ले जाइए 1 नंबर पे जोड़ दीजिए, और यहां से वायर ले जाइए, ये किस पे जाना चाहिए, 7 नंबर पर। तो ये देखिए ये वाला वायर आपका 7 नंबर पे जोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉइल डाली। नेक्स्ट कॉइल आपके देखना है कि ये जा रही है, ये 3 से जाएगी। ठीक है ना, तो 3 से कहां तक गई आपकी, तो 3 से 10 तक गई। तो इसका पहला सिरा, अब आपको देखना है पहला सिरा 3 से 10 वाला, ये कॉइल ये वाला किसमें, वो आपका जो डायग्राम था ना, हाँ एक जो सारणी थी ये वाला,
दो नंबर कोईल का पहला सिरा किस में जुड़ेगा 7 पर और दूसरा सिरा किस में जुड़ेगा 6 पर। बस यही कनेक्शन आपको यहाँ करना है। 2 नंबर कोईल पहला सिरा आपका कहां से लेके जा रहा है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको नया बनाऊंगा चलूंगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा, एक एक वाइंडिंग डल दे देंगे अपना हाथ वाला भी बनाते हैं लंच पर इसको स्टार्ट। हाँ ब्लैक बोर्ड पे बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यही डायग्राम है आपके और ये वेव वाइंडिंग आपकी कंप्लीट है। इसमें आप